Welcome students in Khoshendra sir classes. Students, today we are discovering written by A.R. Williams. Students, I have taken this chapter from the Hornbill of class 11. Let us read the students. Student, this story is about a teenager Tut. Okay students, let us read line to line explanation in English as well as in Hindi also. Now, he was just a teenager when he died. वह here means Tut. Tut जो था वो एक टीनेजर का मतलब मात्र एक किशोर अवस्था में था when he died, जब वो मरा. The last heir of powerful family, वो एक अंतिम उत्तराधिकारी था एक शक्तिशाली परिवार का. That had Egypt, जिसने इजिप्ट पर शासन किया and its empire for centuries, और इसका साम्राज्य अनेकों शताब्दियों तक चला. He was laid to rest laden with gold, बाद में इसे दफना दिया गया. He was laid to rest laden, बाद में इसे दफना दिया गया. Laden here means सजा करके या लाद करके, विद गोल्ड सोना लाद करके बाद में इसे दफना दिया गया. एंड इवेंचुअली फॉरगेटन, और फिर इसके बाद इसे अचानक भुला दिया गया. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, स्टूडेंट्स, मिस्टर कार्टर ने 1922 में जब उसकी मकबरे की खोज की, यानी कि 1922 में उसकी मकबरे की खोज होने के बाद इस जो है द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब आधुनिक संसार ने, स्पेकुलेटेड का मतलब यहाँ पर गेस्ट, अनुमान लगाया, अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, कि आखिर क्या हुआ उसके साथ क्या घटना हुई, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीमली पॉसिबिलिटी, और जो उसके संग एक हत्या की ज़्यादा संभावना पाई गई थी. यानी कि जो आधुनिक संसार ने उसके बारे में अटकलें लगाई वो ये थी कि विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, कि जिसमें से हत्या एक ज़्यादा बड़ी संभावना थी. नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, लगभग 80 वर्षों के बाद में सबसे पहली बार, यानी कि 80 वर्ष उसके मृत्यु को हो गए और उसे एक टॉम में दफना दिया गया. नाउ लिविंग हिज टॉम, उसके टॉम को छोड़ने के बाद, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, लगभग 80 साल में, यानी कि 80 साल गुजर जाने के बाद जब पहली बार उसको जब छोड़ दिया गया, यानी कि दफना करके एक टॉम बना करके उसे छोड़ दिया गया, तो उसके बाद पहली बार टुट हैज़ अंडरगॉन अ सीटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. तो टुट को जो है एक सीटी स्कैन से गुजारा गया, दैट ऑफर्स न्यू क्लू, जिसने एक नए तथ्यों को सामने लाया. यानी कि टुट को 80 साल के बाद जब पहली बार टुट को निकाला गया टॉम से, उसको सीटी स्कैन से गुजारा गया, दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जिसने जब सीटी स्कैन उसका हुआ तो उसने उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए तथ्य सामने लाए. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो, और उस छोटे बादशाह के बारे में, जो यानी कि बॉयज फेरो था, छोटा बादशाह था, उसके बारे में ठीक वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध कराए. यानी कि जब उसे सीटी स्कैन से निकाला गया तो प्रोवाइड प्रिसाइज, उसने प्रोवाइड कराए, यानी कि सीटी स्कैन करने के बाद जो तथ्य सामने आए वो एक प्रिसाइज थे. प्रिसाइज का मतलब है हियर मीन्स स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा संक्षिप्त थे. और फॉरेंसिक का मतलब होता है यहाँ पर वैज्ञानिक जांच पड़ताल करना. इट मीन्स वैज्ञानिक जांच पड़ताल करना. तो वैज्ञानिक जांच पड़ताल और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है यहाँ पर पुनर्निर्माण करना. यानी कि अगर उसके बारे में दोबारा देखा गया तो जिसने एक संक्षिप्त तथ्य सामने लाए, आंकड़े उपलब्ध कराए जो वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक थे, यानी कि प्रिसाइज डेटा था वो,
वो चीज़ उपलब्ध कराई। Here students, an angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the King. Students, here यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एन एंग्री विंड, जब उसे निकाला गया, एक यानी कि भयंकर हवा चलने लगी। एंग्री विंड का मतलब तेज हवा चलने लगी। स्टिड अप का मतलब है यहाँ पर झकोर दिया। एंड गोस्टली डस्ट डेविल का मतलब है धूल से भरे हुए जो दैत्य थे, राक्षस या दैत्य। गोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टुट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जब यानी कि टुट को उसके रेस्टिंग प्लेस से टेकन फ्रॉम किया गया। टेकन फ्रॉम का मतलब है यहाँ पर जब टुट को निकाला गया उसके आराम वाले स्थान से, इन द एंशिएंट इजिप्टियन सिमेट्री, यानी कि उसकी जो प्राचीन कब्रिस्तान था, जो राजाओं का, जहाँ पर राजाओं को दफनाया जाता था, तो वो सिमेट्री का मतलब है यहाँ पर कब्र वगैरह जो थी, कब्रिस्तान जो था, नॉन एज द वैली ऑफ द किंग, जिसे राजाओं की घाटी कहा जाता था। तो स्टूडेंट, जब राजाओं की घाटी वाले कब्रिस्तान से, जिसे राजाओं की घाटी कहा जाता था, उस प्राचीन कब्रिस्तान से जब टुट किंग को निकाला गया तो एक क्रोधित हवा चलने लगी, एक बहुत प्रचंड हवा चलने लगी और उसने झकोर दिया। जो जब हवा चली तो धूल भरे बादल उठे। डस्ट डेविल एज द किंग टुट वाज टेकन, जब टुट को निकाला गया तो जब धूल उड़ने लगी तो वो धूल जो है उसने ऐसी धूलों से ऐसी आकृति बन गई जैसे कि ये एक दैत्य हो, राक्षस, यानी कि घोस्ट जैसी आकृति बन गई उन धूल की, और तेज हवा ने उनको झकोर दिया। झकोर का मतलब है उस प्रचंड हवा ने उस धूल के राक्षसों को झकोर दिया। डार्क बेल्ट क्लाउड्स, और मोटे पेट वाले जो बादल थे, यानी कि ज़्यादा मोटे मोटे बड़े बड़े जो बादल थे, हैड स्क्यूडेड अक्रॉस। स्क्यूडेड अक्रॉस का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट आसमान में तेजी से गुजरते हुए जो बादल, या तो ये कहिए या फिर छाए रहे, यानी कि बड़े बड़े जो बादल थे वो छाए रहे। स्क्यूडेड का मतलब है छा जाना, कास्टिंग। अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, डेजर्ट स्काई इसलिए कहा गया है कि आकाश में वो बादल, बड़े बड़े बादल छाए रहे, और डेजर्ट स्काई इसलिए कहा गया है क्योंकि सारा आकाश जो है धूल से भर गया था। तो उस रेगिस्तान वाले आकाश में, जो रेगिस्तान के आकाश में सारे बादल जो हैं वो काले रंग के जो सारे दिन भर बड़े बड़े बादल छाए रहे। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड, और अब वेलिंग का मतलब होता है कर्टेन, पर्दा। द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, कास्केट ग्रे का मतलब है सारे आकाश को एक टोकरी मान लें, या प्रपात भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट आप इसे कास्केट का मतलब भूरे कलर की जो संदूक होती है या टोकरी होती है, उसमें जो सितारे थे, तारे जो थे, उन पर ऐसे लग रहा था जैसे कि नीला आकाश कोई एक टोकरी हो, कास्केट ग्रे यानी कि भूरे कलर की कोई टोकरी हो, और इसमें सितारे जो हैं वो चमक रहे थे, और उनके ऊपर जो धूल छा रही थी यानी कि वो एक पर्दे की तरह ढक दिए गए। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो तारे थे वो एक सुनहरे जो भूरे कलर की जो टोकरी थी उसमें तारे जो है ढके हुए थे, यानी कि ढक दिए गए थे उस धूल के द्वारा या बादलों के द्वारा। इट वॉज 6 PM, ये लगभग 6 बजे की बात थी। ऑन 5 जनवरी 2005 को ये 6 बजे का टाइम था शाम का। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी गिल्डेड हैड, यानी कि संसार की जो सबसे प्रसिद्ध मम्मी थी, मम्मी का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पर मदर से नहीं है बल्कि डेड बॉडी से है, जो एंशिएंट हो जाती है, पुरानी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है। गिल्डेड हैड फर्स्ट, गिल्डेड का मतलब है यहाँ पर जो चमक रहा था, यानी कि चमकीला सर, या जिसे सोने से लाद दिया गया था। फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैन ब्रॉट हेयर टू प्रोव, जब यहाँ पर संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी को, यानी कि ओल्ड डेड बॉडी को, टुट की डेड बॉडी को जब लाया गया, गिल्डेड हेड जिसका सर चमक रहा था, फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैन ब्रॉट हेयर, पहली बार उसको सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी कि कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी करने के लिए यहाँ पर जब स्टूडेंट्स इसे लाया गया
एग्जामाइन के लिए, निरीक्षण के लिए, जब यहाँ पर प्रॉब का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जामाइन करना, जब उसे पहली बार सीटी स्कैन करने के लिए लाया गया टू प्रॉब, जिससे कि एग्जामाइन निरीक्षण किया जा सके। द लिंगरिंग का मतलब होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से जो रहस्य उलझा हुआ था। मेडिकली मिस्ट्रीज यानी कि जो मेडिकल रूप से, यानी कि ये कह सकते हैं कि हम शाम को 6 बजे जो मम्मी का चमकता हुआ सर था, यानी कि टूट की जो डेड बॉडी थी, उसको सिटी लाया गया और इसमें इस युवा सम्राट के जीवन के जो रहस्य को जानने के लिए, यानी कि टू प्रॉव का मतलब है एग्जामाइन करने के लिए, द लिंगरिंग का मतलब बहुत लंबे समय से जो उलझे हुए थे, मेडिकल मिस्ट्रीज यानी कि जो मेडिकल तौर पर जो रहस्य जो उलझे हुए थे, ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग, जो ये छोटा यंग युवा रूलर जो था, शासक जो थे, मोर देन 3,300 ईयर्स एगो, लगभग जिसका 3,300 वर्ष पहले जो मर गया था, और जिसे यानी कि जो अभी वहाँ इस युवा सम्राट के जीवन के जो रहस्य थे उनको सुलझाने के लिए, यानी कि उनका निरीक्षण करने के लिए वहाँ पर उसे लाया गया सीटी स्कैन करने के लिए। ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर भर, द यूजुअल लाइन ऑफ द टूरिस्ट, पूरी दोपहर भर प्राय एक, यानी कि यूजुअल का मतलब होता है प्राय, और यहाँ पर टूरिस्ट का मतलब है जो सभी भ्रमणकारी होते हैं, वो यहाँ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार के चारों ओर से यहाँ पर हैड डिसेंडेड का मतलब उतर करके नीचे आए, इनटू द क्रैम्पेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर नैरो या तंग। रॉक कट का हेयर मीन्स जो चट्टानों को काट करके नीचे की साइड चट्टानों को काट दिया जाए और उसके नीचे जितना गहरा हो सकता है 26 अंडरग्राउंड नीचे 26 फीट नीचे उसको काटा गया चट्टानों को, और उसके नीचे तंग जो रास्ता बना दिया गया और उसमें उसका जो है चट्टानों को काट करके उस टॉम बनाया, मकबरा बनाया। तो उसमें जो टूरिस्ट कारी थे प्राय वो दोपहर के समय वहाँ नीचे उतर गए। सम लगभग 26 फीट, लगभग ये 26 फीट था, अप्रॉक्स 26 फीट अंडरग्राउंड, लगभग 26 फीट अंडरग्राउंड यानी कि 26 फीट नीचे। टू पे देयर रेस्पेक्ट का मतलब है यानी कि सारी दोपहर बाद संसार के सभी भागों के जो भ्रमणकारी थे एक साधारण पंक्ति में एक चट्टानों को काटकर बनाए गए मकबरे में नीचे उतरे, लगभग जो 26 फीट भूमि के अंदर आए ताकि वो सम्मान दे सकें। टू पे देयर रेस्पेक्ट, जिससे कि वो अपना उसे सम्मान दे सकें। दे गेज्ड एट द म्यूरल होता है स्टूडेंट जो दीवारों पर बनी हुई आकृति होती हैं, यानी कि पिक्चर्स ऑन द वॉल। उन्होंने बड़े ध्यान से देखा उन आकृतियों को जो दीवार पर बनी हुई थी, पिक्चर्स को देखा ऑन द वॉल जो दीवार पर बनी हुई थी। ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये होता है कब्र कक्ष, यानी कि जिस कमरे के अंदर उसे दफनाया गया था, यानी कि जो कब्र कक्ष था। एंड पीड एट द टूट्स गिल्डेड फेस, और फिर उसके बाद उन्होंने उसे झांक करके देखा जो टूट का चमकता हुआ चेहरा था। टूट गिल्डेड फेस का मतलब है, गिल्डेड का मतलब है जो उसको जब दफनाया गया था तो उसके चेहरे को जो है सोने से ढक दिया गया, एक प्रकार से जैसे नकाब पहना देते हैं इस प्रकार से सोने से उसको लाद दिया गया, तो उसका चेहरा अभी भी जो है चमक रहा था। यहाँ पर उन लोगों ने यानी कि भ्रमणकारियों ने उसे बड़े ध्यान से देखा उसके चमकते हुए चेहरे को। एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हिज मम्मी, और सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइकिंग फीचर्स थी उस मम्मी की वो ये थी कि यहाँ पर स्ट्राइकिंग फीचर्स का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव करने वाली जो मम्मी की जो सबसे ज़्यादा जो आकर्षित करने वाले जो पहलू थे उस मम्मी के, वो थे सेव्ड आउटर कॉफिन लिड। कॉफिन का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पर ताबूत या कोई पेटी जिसमें जैसे क्रिश्चियन अपने उसको डेड बॉडी को ले जाते हैं, दफनाते हैं, तो उस ताबूत बोलेंगे यहाँ पर, यानी कि जो ताबूत था उसकी बाहरी जो शेप थी। लिड का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पर ढक्कन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो उस मम्मी के आकार के जो कफन के जो ढक्कन की जो थी प्रमुख विशेषता थी
यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइकिंग आकर्षित करने वाले जो फीचर्स थे, जो अपनी तो और आकर्षित करने वाली जो विशेषता थी इस मम्मी की, वो ये थी कि शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, यानी कि जिस ताबूत में इसको दफनाया गया था उसका जो ढक्कन था बाहर से, वो जिस तरीके से शेप में था, जिस आकृति में था, वो बहुत ही अट्रैक्टिव था। सम विजिटर्स रीड इन द विस्पर, कुछ विजिटर्स जो थे वो वहाँ जो आए हुए थे, पंक्ति में खड़े हुए थे, वो गाइड बुक से पढ़ रहे थे धीरे धीरे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, जबकि अन्य दूसरे शांत खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग, शायद वो सोच विचार कर रहे थे, पॉन्डरिंग का मतलब है थिंकिंग, सोच विचार कर रहे थे। टूट्स अल्टीमेटली डेथ इन हिज लेट टीन्स, यानी कि टूट की जो अल्टीमेटली डेथ थी, यानी कि जो अचानक उसकी जो मृत्यु हो गई थी उसके लेट टीन में, यानी कि लेट टीन्स का मतलब होता है जो बहुत कम उम्र में उसकी जो मृत्यु हो गई थी। यानी कि कुछ दर्शकों ने तो फुसफुसाहट में जो निर्देशिका पुस्तक थी उसको पढ़ा और दूसरे अन्य चुप खड़े रहे। शायद वे टूट की उसकी किशोर अवस्था में जो अकाल मृत्यु हो गई थी किशोर अवस्था में, लेट टीन्स यानी कि किशोर अवस्था उम्र में ही उसकी जो मृत्यु हुई, अल्टीमेटली उसकी मृत्यु के बारे में सोच विचार कर रहे थे, पॉन्डरिंग कर रहे थे। और वंडरिंग विद अ शिवर, और बड़े आश्चर्य की बात थी कि वो कांप रहे थे। इफ़ द फेरोज कर्स, कि कहीं ऐसा ना हो कि इस फेरो का ही, फेरो यानी कि जो मिस्र का जो राजा हुआ करता था तो उसको फेरो कहा गया है, तो यहाँ पर इस राजा का जो साप है कहीं वो उन पर ना पड़ जाए। डेथ और मिसफॉर्च्यून, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी मृत्यु हो जाए या उनके ऊपर दुर्भाग्य जो है, फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, वे लोग जो उसे डिस्टर्ब कर रहे थे, मरने के बाद उसको कब्र से बाहर निकाल रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों की मृत्यु हो जाए या फिर उन पे दुर्भाग्य का अभिशाप पड़ जाए। वाज रियली ट्रू, क्या ये बात वास्तव में सच थी, क्या ये वास्तव में सच था? नाउ लेट अस रीड फर्दर। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, यानी कि मम्मी जो है वो बहुत ही बुरी अवस्था में थी, बिकॉज ऑफ वट कार्टर डिड, क्योंकि जो कार्टर ने किया यहाँ पर स्टूडेंट्स उसकी वजह से, मैंने आपको पहले भी बताया, आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर कार्टर, यानी कि इस जो टॉम की खोज की गई थी आफ्टर 80 ईयर्स, 80 साल के बाद, व्हेन दिस चैप्टर वाज रिटन, कि इसकी जो खोज की गई थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम यही कहेंगे कि आफ्टर 80 ईयर्स द मम्मी जो थी, द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, मम्मी जो है वो बहुत बुरी ही अवस्था में है, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920, क्योंकि जो 1920 में कार्टर ने इसके साथ जो किया, मैंने अभी स्टूडेंट आपको बताया कि इसकी खोज कार्टर ने ही की थी 80 साल बाद, जब यह तब 80 ईयर्स हम काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 80 साल बाद की पहली बार इस मकबरे की खोज की गई जहाँ पर टुट को दफनाया गया था। तो उसी ने जो किया, सेट जाई हवास, यानी कि जाई हवास ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर कि जाई हवास का ये कहना है कि सेट जाही अब्बास कौन है स्टूडेंट्स? यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटी, वो जो जाही अब्बास हैं वो यहाँ पर सचिव हैं, यानी कि जनरल सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं ऑफ इजिप्ट से सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, यानी कि वो सेक्रेटरी हैं जनरल में इजिप्ट की जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़। एंटीक्विटीज़ का मतलब होता है यहाँ पर एंशिएंट थिंग्स की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, जो वेरी ओल्ड थिंग्स होती हैं उनकी जो खोज करते हैं, उनकी एक सभा जो बनी हुई थी उन सभी को संरक्षण करने के लिए। तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ जो थे वो मिस्टर जाही अब्बास थे, और उन्होंने कार्टर पर ब्लेम लगाया कि ये सब जो हालत है आज इसकी जो मम्मी की वो उनकी वजह से है। एज ही लीन ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग लास्ट फर्स्ट लुक, यानी कि जब जाही अब्बास ने झुक करके उस बॉडी पर, टुट की बॉडी पर एक लंबे समय तक देखा पहली बार, तो तब उन्होंने ये उस पर आरोप लगाया। कार्टर हॉवर्ड कार्टर, यानी कि कार्टर हॉवर्ड कार्टर है ये, दैट इज दिस इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि एक ब्रिटिश का आर्कियोलॉजिस्ट था, यानी कि पुरातत्व वैज्ञानिक था, एंड हु इन 1922 डिस्कवर्ड टुट्स टॉम, जिसने 1922 में टुट के इस टॉम को डिस्कवर किया था, खोज किया था, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, यानी कि फ्यूटाइल सर्चिंग
टुट का जो टॉम किया था आफ्टर ईयर्स, कई सालों तक व्यर्थ की ही खोज करता रहा और उसके बाद उसको 1922 में टुट का जो मकबरा था उसकी उसने खोज की। इट्स कंटेंट्स, इसके जो कंटेंट्स थे यानी कि इस के अंदर जो डेड बॉडी पाई गई, ताबूत जो था मकबरे के अंदर जब इसे दफनाया गया था तो क्या क्या मिला। दो यद्यपि हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटीज, यद्यपि ये सारी चीज़ें जल्दबाजी में, हेस्टली का मतलब है क्विकली और रैंसेक्ड का मतलब होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स लूटेड। यहाँ पर ये वस्तुएं जो है वो लूटी गई थी। इन एंटीक्विटीज़ का मतलब है पुरानी वस्तुएं थी ये जो लूटी गई थी जब यानी कि टुट की डेड बॉडी को दफनाया गया। तो यहाँ पर कुछ पुरानी वस्तुएं जो उस समय टुट राजा ने लूटी हुई थी तो वो सब चीज़ें राजा के मरने के बाद उसके साथ दफना दी गई थी। एंड वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, और बड़े आश्चर्य की बात थी कि वो अभी तक पूरी तरह कंप्लीट थी जितनी वो दफनाई गई थी। एंड दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, और वो आज भी एक प्रकार से सबसे ज़्यादा, एक हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कलेक्शन है, यानी कि हम ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा अब तक पाए जाने वाला शाही खजाना है एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरो लीजेंड। और यही कारण है कि ये एक फेरो की दंत कथा भी बन गया इसी की वजह से, क्योंकि उस फेरो राजा के साथ इतना अधिक सोना मिला, इतनी जो पुरानी चीज़ें एंटीक्विटीज मिली कि जिसकी वजह से वो फेरो की दंत कथा बन गया। एंड स्टनिंग आर्टफैक्ट्स इन गोल्ड, स्टनिंग का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पर जो स्तब्ध कर देने वाला, यानी कि एक वंडरफुल। आर्टफैक्ट्स का मतलब है हस्तकृतियाँ, जो हाथ से बनाई जाने वाली सोने की जो ये वस्तुएं थी, यानी कि वंडरफुल जो अद्भुत और हाथ से बनाई जाने वाली जो वस्तुएं थी गोल्ड की। देयर इटरनल ब्रिलियंस, उनकी जो आंतरिक सुंदरता है, इटरनल का मतलब है आंतरिक, इंटरनल, और ब्रिलियंस का मतलब है चमक। ग्लोरी जो है मीन टू गारंटी, वो आज भी गारंटी देती हैं कि रेस्टोरेंट्स का मतलब उसका पुनर्जन्म निर्माण किया जा सकता है। हम स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि आज भी उनमें आंतरिक इतनी चमक है कि आज भी उससे दोबारा कोई भी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। कॉज्ड अ सेंसेशन, जिसकी वजह से एक सनसनी फैल गई एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, जब ये खोज हुई। एंड स्टिल, अभी भी वो सारी चीज़ें चमक रही हैं। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और यही कारण था कि इन सब चीज़ों में लोगों का सबसे ज़्यादा अधिक ध्यान खींचा। बट द टुट वाज ऑल्सो buried with Tut was also buried with everything he would wanted। परंतु यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि टुट को जो है प्रत्येक वस्तु के साथ दफनाया गया। ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, जिसकी उसे जरूरत पड़ सकती थी मरने के बाद भी, यानी कि टुट को उन सभी वस्तुओं के साथ दफनाया गया था जिनकी उसे जरूरत पड़ सकती थी। हमारे हिंदू धर्म में भी यही है कि भाई ये माना जाता है कि मरने के बाद उसको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जब उसका दाह संस्कार किया जाता है उसके कुछ दिन बाद उसको जो है, या जो क्रिश्चियनों का अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो सोना या चांदी उसके साथ रखते थे, दफनाते थे। हमारे हिंदू धर्म में जो उसको प्रिय वस्तुएं हैं वो बाद में, जब उसके डेड बॉडी के बाद 1-2 दिन बाद जब उसके जो ये कहते हैं कि भाई फूलों को ले जा रहे हैं, तो उस समय पर हम जो है उसके लिए वही चीज़ें जो उसे पसंद है वो कई बार हम उसके साथ रखते हैं, पकाते हैं कि भाई इसको ये खाने में पसंद था। बट द टुट वॉज ऑल्सो ब्यूरिड विद एवरी डे थिंग्स, परंतु टुट को उन प्रत्येक वस्तुओं के साथ दफनाया गया जिसकी उसे मरने के बाद जरूरत पड़ सकती थी। यानी कि स्टूडेंट्स, टुट को जो है रोजाना प्रयोग में आए जाने वाली वस्तुओं के साथ दफनाया गया था, हम ये कह सकते हैं। जैसे कि एवरीडे थिंग्स ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, जैसे कि क्या क्या उसे ज़रूरत पड़ सकती थी। बोर्ड गेम, जैसे राजा था, शाही पर्सन था, तो जिसकी वजह से बोर्ड गेम यानी कि शतरंज का जो गेम होता है वो उसके साथ दफनाया गया। ब्रॉन्ज रेजर, एक ब्रॉन्ज रेजर उसके साथ दफनाया गया।
जिसकी उसे ज़रूरत पड़ सकती थी, और लिनन अंडरगारमेंट्स और लिनन के बने हुए अंडरगारमेंट्स के साथ, यानी कि शतरंज या पासे जैसा जो खेल होता है और उसे कांसे का जो उस्तरा होता है उसके साथ ब्रॉन्ज रेजर और लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और उसे जो जीवन में ज़रूरत पड़ सकती थी कुछ बक्सों के साथ उसे दफनाया गया। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन यानी कि भोजन और शराब के डिब्बों के साथ उसे दफनाया गया। ये चीज़ें उसके साथ रखी गई। एंड आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर, और फेरो के दफन किए गए खजाने को महीनों तक ध्यान से जांच करने के बाद, आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पर मेकिंग अ रिटर्न रिकॉर्ड, रखने के बाद फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर, फेरो के साथ जो दफनाया गया यानी कि दाह संस्कार, फ्यूनरी दाह संस्कार होता है, और ट्रेजर का मतलब उस खजाने को एक प्रकार से रिकॉर्ड कर लिया गया यानी कि लिख लिया गया, और उसके कई महीनों के बाद जब उसे सावधानी से लिखा गया तो कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। तो यहाँ पर कार्टर ने उसके जो 3 कवच थे यानी कि ही बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग, उसने जो है शुरू कर दिया खोज करना इस 3, और नेस्टेड जो यहाँ पर नेस्टेड का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर फिटेड इनसाइड और ईच अदर, जो एक दूसरे की तह में लिपटे हुए थे 3 कॉफिन। कॉफिन का मतलब होता है यहाँ पर जो तह परत बनी हुई, वो यानी कि ये कह सकते हैं कि उसका जो उड़ाया जाने वाला जो कफन है वो 3 तह बनी हुई थी, जिसमें ओपनिंग द फर्स्ट, जब उसने कफन की जो 3 तह थी, 3 लेयर्स थी यानी कि 3 कफन उसके ऊपर डाले गए थे, तो यानी कि ओपनिंग द फर्स्ट, जब पहले कफन को जब हटाया गया यानी कि उस पहली तह को हटाया गया तो ही फाउंड अ श्राउड एडॉर्न, तो उसे पाया गया कि उसे उससे जो यहाँ पर स्टूडेंट उसे ताबूत में रखा गया था, कॉफिन्स में रखा गया था, और उसके अंदर 3 तह थी ताबूत की, जैसा कि अभी अभी क्लियर मैंने किया है। और ही फाउंड अ शर्ट, जिसके अंदर पाया गया कि उसे पहले तो एक कफन से सजाया गया था, कफन से ढका गया था। ही फाउंड अ अराउंड श्राउड एडॉर्न, यानी कि उसे कफन से सुसज्जित किया गया था। एडॉर्न का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पर सुसज्जित करना, विद द गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव। यहाँ पर जिसके अंदर पहली जो तह थी वो एक और कफन को जो सुसज्जित किया गया था, उसे डेकोरेट किया गया था, उसमें विलो की माला थी और ऑलिव लीव्स थे, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जैतून के जो पत्ते होते हैं, और यहाँ पर वाइल्ड सेलरी यानी कि जंगली अजवाइन जिसको हम बोल सकते हैं, उसके साथ उसे दफनाया गया था। जैतून के पत्तों के साथ, ऑलिव लीव्स के साथ, और यहाँ पर वाइट का मतलब है कमल की पंखड़ियों के साथ उसे, और एंड कॉर्नफ्लावर्स का मतलब है उस समय पर जो उसके जिस टाइम में उसका दाह संस्कार हुआ होगा तो मक्के के फूलों से उसे सुसज्जित किया गया था, कॉर्नफ्लावर्स से उसे सुसज्जित किया गया था। और ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, क्योंकि मक्का उसी समय लगती है, तो यानी कि जो धुंधला सा जो प्रमाण मिलता है उसके दफनाए जाने का वो मार्च और अप्रैल का मिलता है। यानी कि उन सब बातों से हमें पता लगता है कि इस बात का प्रमाण ये थे कि ये जो सब था मार्च के महीने में दफनाया गया था। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, और जब कार्टर जो है अंत में पहली तह के बाद दूसरी और उसके बाद जब अंत वाली तह पर पहुंचा, यानी कि ही फाइनली रीच द मम्मी, यानी कि तीनों तह हटाने के बाद जब मम्मी पर पहुंचा यानी कि डेड बॉडी के पास पहुंचा, दो यद्यपि ही रैन इनटू ट्रबल, यद्यपि वो खुद जो है मुसीबत में पड़ गया, यानी कि मम्मी तक पहुंचकर वो पड़ गया। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी एंड द रिचुअल रेसिन्स का मतलब होता है यहाँ पर अनुष्ठान में प्रयोग की जाने वाली जो सामग्री होती है स्टूडेंट, यहाँ पर रेसिन्स का मतलब होता है चिकना पदार्थ, और रिचुअल का मतलब है अनुष्ठान या रीति रिवाज जो है हैड हार्डेंड, यानी कि जो उस अनुष्ठान में प्रयोग किया गया चिकना जो पदार्थ था जैसे सामग्री होती है, तो उसने हैड हार्डेंड यानी कि उस डेड बॉडी को उस ताबूत के साथ कठोर कर दिया था, यानी कि वो चिपक गया था। सीमेंटेड टूट, यानी कि सीमेंटेड टूट का मतलब है जैसे सीमेंट से कोई चीज़ चिपक जाती है, तो वो जो बॉटम था ताबूत का उसे हार्डेंड कर दिया, यानी कि वो जो चिकना पदार्थ था वो सख्त हो चुका था। अनुष्ठान के लिए प्रयोग की गई सामग्री थी, और जिसकी वजह से टूट की जो डेड बॉडी थी सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन,
और उसका जो कॉफिन का जो यानी कि जो ताबूत था और जो सोने का बना हुआ था, उसको डेड बॉडी से यानी कि सोने की ताबूत की तली में सीमेंट की तरह जमा दिया था, जिसकी वजह से उसके ठोस सोने को तली में सीमेंट की तरह जमा दिया था उस यानी कि चिकने पदार्थ ने। एंड नो अमाउंट ऑफ लेगिमेट फोर्स, और नो अमाउंट का मतलब है कितनी भी उचित बल उन्हें अलग नहीं कर सकता था। लेगिमेट का मतलब है चाहे जितनी भी ताकत लगाई जाए, यहाँ पर प्रॉपर फोर्स लगाई जाए, कुड मूव देम कार्टर रॉट लेटर। कार्टर ने ऐसा बाद में लिखा, यहाँ पर स्टूडेंट्स कार्टर ने ये सब बाद में लिखा। कार्टर रॉट लेटर एंड व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जा सकता था यानी कि क्या किया जाना था, कार्टर ने बाद में ये लिखा जब वो सख्त उसके साथ टुटकी जो है वो दी। द सन कैन बीट लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्र के इस सुदूर दक्षिण भाग में सूर्य हथौड़े की तरह चोट कर रहा था। स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्र के इस दूर दराज वाले क्षेत्र में द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर, सूर्य जो है एक हैमर की तरह यानी कि एक हथौड़े की तरह, सूर्य जो है एक हथौड़े की तरह प्रहार कर रहा था। दिस फार साउथ इजिप्ट, यानी कि इस मिस्र के इस दूर साउथ यानी कि जो दक्षिण वाला जो भाग था, सुदूर दक्षिण भाग में सूर्य जो है हथौड़े की तरह बीट कर सकता था। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेसिस, कार्टर ने इसको जो है धूप में इसलिए रख दिया गया जिससे कि लूज हो जाए। द रेसिस का मतलब है जो वहाँ पर अनुष्ठान के लिए जो प्रयोग की जाने वाली सामग्री या जो चिकना पदार्थ था वो लूज हो जाए, जिसकी वजह से टुट की डेड बॉडी और ताबूत दोनों चिपक गए थे। तो कार्टर ने ट्राइड किया इसका प्रयोग करने का, यानी कि उसे धूप में रख दिया गया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, यहाँ पर स्टूडेंट कई घंटों तक टुट की डेड बॉडी को इसमें रखा गया। यहाँ पर ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग, उसने मम्मी को आउटसाइड बाहर की ओर इन द ब्लेजिंग सनशाइन, उस चमकदार धूप में उसको रख दिया। यानी कि कार्टर ने कई घंटों के लिए उसने उस मम्मी को बाहर तपती हुई धूप में रख दिया गया, ब्लेजिंग सनशाइन में तपती हुई धूप में रख दिया। दैट हीटेड इट टू द 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, तो उसने क्या है कि इतनी जिसने उसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। एंड नथिंग बज्ड, लेकिन फिर भी इतना करने के बाद कुछ भी नहीं सरका। बज्ड का मतलब है तनिक भी नहीं खिसकना, बिल्कुल भी, यानी कि डेड बॉडी और जो ताबूत है बिल्कुल भी नहीं खिसके। एंड ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट, उसने वैज्ञानिक भावुकता रहित दृष्टिकोण में से विवरण दिया। यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं रिपोर्टेड, उसने विवरण दिया विद साइंटिफिक डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब होता है भावुकता में, साइंटिफिक यानी कि जो वैज्ञानिक तौर पर जो भावुकता होती है उस भावुकता में उसने पूर्ण विवरण दिया। एंड द कॉन्सोलेटेड मटेरियल, यानी कि कॉन्सोलेटेड का मतलब है जो पूरा अवशेष था, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट जो पूरा अवशेष था, मटेरियल हैड टू बी चेसल्ड अवे। चेसल्ड अवे का मतलब है उसे छेनी से तोड़ा गया, यानी कि छेनी से मार करके अलग करना पड़ा। फ्रॉम द बीनेथ द लिम्स एंड द ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। किंग्स रिमेन्स का मतलब है स्टूडेंट इससे पहले कि राजा के अवशेषों को उठाना संभव होता, उसे जमे हुए पदार्थ को उसके अंगों से और उसके धड़ के नीचे से छेनी से मार करके उसे अलग करना पड़ा स्टूडेंट्स। एंड इन हिज डिफेंस, और अपने डिफेंस में यानी कि अपने, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। कार्टर यहाँ पर वास्तव में थोड़ी सी चॉइस भी नहीं रखता, यानी कि हम ये कह सकते हैं अपने बचाव में कार्टर के पास वास्तव में कोई चारा नहीं था। इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, यदि वो काट करके मम्मी को फ्री नहीं करता तो थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्क्यूमवेंटेड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि यदि मम्मी को उसने उस समय पर काट करके आज़ाद ना किया होता तो चोर निश्चित रूप से सुरक्षा कर्मियों को धोखा दे करके, सर्क्यूमवेंटेड का मतलब है धोखा, चीट करके, द गार्ड्स को वो चीट करके, एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड
उस समय पर यानी कि उसे अगर अलग नहीं किया होता तो चोर निश्चित रूप से सुरक्षा कर्मियों को धोखा देते और सोना उतारने के लिए इसको फाड़ चुके होते। यानी कि स्टूडेंट्स रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड इन टुट्स टाइम एंड रॉयल वर फेबुलसली वेल्दी, क्योंकि उस समय पर जो शाही लोग थे वो विश्वसनीय रूप से बहुत ही अमीर थे। यानी कि टुट के समय में शाही लोग जो थे वो विश्वसनीय रूप से अमीर थे और वेल्दी थे। एंड दे थॉट, उन्होंने ये सोचा और होप्ड का मतलब है ये आशा की कि दे वुड टेक देयर रिचेज विद देम, यानी कि वो अपनी अमीरी या प्रसिद्धि अपने साथ ले जाएंगे। यानी कि टुट के समय में लोग जो है ये सोचते थे और ये आशा करते थे कि वो बहुत धनी होने की वजह से वो जो अपने साथ जो है अपनी इस महानता को भी अपने साथ ले जाएंगे, अपनी इन कीमती वस्तुओं को भी अपने आप ले जाएंगे। फॉर दिस जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, यहाँ पर उनकी उस महान यात्रा के लिए फॉर द जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, इस अपनी महान यात्रा के लिए जो किंग टुट वाज था लाविस्ट का मतलब है लाद दिया गया, टुट राजा को लाद दिया गया विद ग्लिटरिंग गोल्ड, यानी कि चमकती वस्तुओं के साथ, प्रीसियस कॉलर, जिसमें से एक प्रीसियस कॉलर थे यानी कि एक जड़े बहुमूल्य हार कह सकते हैं, एंड इनलेड नेकलेस और एंड ब्रेसलेट्स स्टूडेंट्स यहाँ पर कंगन है, नेकलेस का मतलब है यहाँ पर गले का जो हार होता है उसको हम ये कह सकते हैं कि इनलैंड यानी कि जो कि जड़े हुए हार हैं, इनलैंड जड़े हुए हार, और प्रीसियस कॉलर का मतलब है यहाँ पर जो कीमती गले का हार होता है उसको कहेंगे ब्रेसलेट्स, यानी कि जो कंगन होते हैं, और रिंग्स अंगूठियाँ, एमलेट्स का मतलब होता है यहाँ पर स्टूडेंट तावीज़ वगैरह, और सेरेमोनियल एप्रॉन यानी कि एक परंपरागत जो अंगोछा होता है, एंड सैंडल्स, और कुछ सैंडल उसके साथ दफनाई गई, एंड सीट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि जो पुटिंग ये कह सकते हैं कि सीट्स का मतलब है कवरिंग टू कीप द स्वॉर्ड्स इन, या ये कह सकते हैं कि जिसमें उस उंगलियों को, एंड द मास्क फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, जिसमें वो अपनी उंगलियों को और अपो ढक सके, जैसे कि तलवार एक म्यान के अंदर होती है, सीट्स का मतलब म्यान होता है, जैसे तलवार उसके अंदर रहती है, ऐसी उंगलियों को और टोज को अंदर रखने के लिए सीट्स उसके साथ रखी गई। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और यहाँ तक कि उसकी मूर्ति के आकार का ताबूत और मुखौटा जो था, यानी कि इनर कॉफिन जो था, आंतरिक ताबूत जो था वो लगभग और काफिन मास्क जो था ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, बिल्कुल सोने का था। जो उसके साथ स्टूडेंट्स मूर्ति के आकार का जो ताबूत था, यानी कि ताबूत का मतलब है कॉफिन जो था, यानी कि जिसमें उस पेटी में उसको जो दफनाया गया था, और मुखौटा जो था वो सभी पूरा सोने का था, यानी कि मास्क जो उसके ऊपर चेहरे के ऊपर जो चमक रहा था उसका जो चेहरा, इस वजह से क्योंकि उसके ऊपर मास्क पहनाया गया था, जैसा मैंने पहले बताया। तो ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, बिल्कुल प्योर सोने का था। टू सेपरेट टुट फ्रॉम हिज एडोरमेंट, और टुट को उसकी सजावटी चीजों से अलग करने के लिए, एडोरमेंट का मतलब है उससे जो सजाई गई जो वस्तुएं थी उससे अलग करने के लिए, कार्टर्स मैन रिमूव्ड द मम्मीज हेड, सबसे पहले कार्टर के आदमियों ने उस मम्मी के सर को और उसके बाद एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और उसके बाद लगभग प्रत्येक मुख्य जोड़ को काट करके अलग कर दिया, एंड चेसल्ड अवे किया उसे। एंड वंस दे हैड फिनिश्ड, और जब उन्होंने एक बार इस काम को समाप्त कर लिया, जब उन्होंने ये समाप्त कर लिया, तो दे रिजेंबल का मतलब है अब उसके बाद जैसे टुट के पैरों को अलग कर लिया, या सर को अलग कर लिया, धड़ को अलग कर लिया, तो इस तरीके से छेनी से उनको काट करके प्रत्येक मेजर जॉइंट से उसको अलग कर लिया गया। एंड दे रिजेंबल द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ द सैंड इन अ वुडन बॉक्स, फिर उसके बाद वुडन बॉक्स लिया गया और उसके बिछा दी गई, उसके ऊपर उन सबको इकट्ठा कर दिया गया जैसे टेडी होती है, यानी कि उसी हिसाब से उसको करेक्ट तरीके से फिट कर दिया।
उन्होंने अवशेषों को लकड़ी के एक बक्से में रेत की परत पर दोबारा उसे असेंबल किया, इकट्ठा किया विद पैडिंग दैट का मतलब है दोबारा गद्दियों के साथ जोड़ दिया गया। जहाँ जहाँ मेजर जॉइंट थे यानी कि जो टूट गए थे, दैट कंसील्ड द डैमेज का मतलब है जो टूट फूट हो गई थी उसको गद्दियों से पैड से ढक दिया गया था, जिससे वो ऐसा ना लगे कि भाई वहाँ से टूटा हुआ है। और द बेड वेयर टूट वाज रेस्ट, और यही बिस्तर है जहां पर अब टूट आराम करता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैज चेंज सब्सटेंसली इन इन्वेस्टिगेटिंग डिकेड्स। अब क्या है स्टूडेंट, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है यहाँ पर पुरातत्व विज्ञान, साइंस ऑफ स्टडिंग एंशिएंट साइट्स, यानी कि जो पुरातत्व विज्ञान है चेंज, उसने अब क्या है अपना बदल लिया है। क्या बदल लिया है अपना, जो चेंज सब्सटेंसली इन इन्वेस्टिगेटिंग डिकेड्स का मतलब है अनेकों दशकों से, यानी कि जो पुरातत्व विज्ञान है वो आने वाले अनेकों दशकों में बहुत कुछ बदल गया है। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। सब्सटेंसली का मतलब है आने वाले, इन द इन्वेस्टिगेटिंग डिकेड्स यानी कि आने वाले, इंटरविनिंग का मतलब है अनेकों दशकों से, आने वाले अनेकों दशकों में जो पुरातत्व विज्ञान है स्टूडेंट यहाँ पर बहुत बदल चुका है। डिकेड्स का मतलब है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स यानी कि 10 साल में बदल चुका है। एंड फोकसिंग लेस, अब वो अपना ध्यान कम केंद्रित करता है ऑन ट्रेजर यानी कि खजाने पर कि कितना खजाना मिला, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ द लाइफ। अब उसका जो ज़्यादा ध्यान है, फैसिनेटिंग का मतलब है उसका ध्यान जो ज़्यादा आकर्षित होता है खजाने पर कम, बल्कि आकर्षित जो ज़्यादा ध्यान होता है उसका जीवन और रहस्यों के बारे में होता है। एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ द, इंटरव्यूइंग का मतलब होता है रहस्यपूर्ण जो मिस्ट्रीज यानी कि षड्यंत्र जो है, रहस्य जो है, मिस्ट्रीज रहस्य, और इंटरव्यूइंग का मतलब है षड्यंत्रों पर जाए, ऑफ डेथ उसकी यानी कि मृत्यु कौन से रहस्यमय षड्यंत्र के द्वारा हुई या उसके जीवन में क्या ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई, या उसके जीवन के रहस्य या पहलुओं को उजागर करने में अब उसका ज़्यादा ध्यान है। इट ऑल्सो यूजेज, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि इट ऑल्सो यूजेज मोर सफिस्टिकेटेड टूल्स, इसके लिए उसने परिमार्जित यंत्रों का भी प्रयोग किया। इट ऑल्सो यूजेज मोर सफिस्टिकेटेड टूल्स, ये क्या है कि अब जो एक प्रकार से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टूल्स आ गए हैं उनको अब वो प्रयोग करता है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि वो मेडिकल तकनीकी भी उसमें शामिल है। इन 1968 में, मोर देन 40 ईयर्स, लगभग 40 साल पहले, आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, यानी कि लगभग 40 साल के बाद 1968 में कार्टर की खोज के 40 साल के बाद सकते हैं कि एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक यानी एनाटॉमी शारीरिक विज्ञान के एक जो प्रोफेसर थे, उन्होंने एक्सरे मम्मी का एक्सरा किया एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और उन्होंने एक चौंका देने वाला एक तथ्य सामने लाया। एंड बीनीथ द रेसिन्स दैट केक्स हिज चेस्ट। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट बड़े ध्यान से इसको पढ़ेंगे कि वह चिकना पदार्थ जो उसकी छाती की हड्डियों को, एंड हिज ब्रेस्ट बोन, और उसकी जो छाती की जो हड्डी थी, एंड फ्रंट रिब्स, और उसकी सामने वाली जो हड्डी थी, फ्रंट रिब्स यानी कि जो सामने वाली जो पसलियाँ थी जो ढकी हुई थी, आर मिसिंग, वहाँ पर मिस पाई गई, यानी कि अब वो गायब है। जब यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर जो एनाटॉमी प्रोफेसर थे, एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी, जब उन्होंने मम्मी का एक्सरे किया, एंड रिवील्ड द स्टार्टिंग फैक्ट, और उन्होंने एक अचंभित कर देने वाला तथ्य सामने लाया, बीनीथ द रेसिन्स दैट केक्स द चेस्ट। तो उन्होंने ये जो रेसिन्स है, या रेसिन्स का मतलब है रिचुअल रेसिन्स, जो यानी कि अनुष्ठान के समय में प्रयोग किया गया चिकना पदार्थ था या सामग्री जो थी, दैट केक्स इज चेस्ट, की उसकी जो छाती थी, यानी कि केक्स का मतलब है छाती की जो केक का मतलब होता है यहाँ पर हड्डी, स्टोन, छाती की हड्डी, और उसकी ब्रेस्ट स्टोन यानी कि जो छाती की जो बोन थी, वो यहाँ पर बड़ा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। और उसके बाद जो है फ्रंट रिब्स और सामने की जो पसलियाँ थी, आर मिसिंग, वो एक प्रकार से मिसिंग है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पर दैट एग्जामिन्स, यानी कि नैदानिक, कि आज जो हम ये कह सकते हैं नैदानिक Today, diagnostic imaging can be,
आज जो है नैदानिक चित्रण कैन बी डन, किया जा सकता है विद कंप्यूटर टोमोग्राफी। कंप्यूटर टोमोग्राफी का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड टेक्निक्स ऑफ द बॉडी एग्जामिनिंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा जो बॉडी एग्जामाइन किया जा सकता है आज, यानी कि नैदानिक चित्रण किया जा सकता है सीटी स्कैन के द्वारा, कंप्यूटर टोमोग्राफी के द्वारा। बाय विच 100 ऑफ एक्सरेज, जिसके द्वारा एक्सरे की सैकड़ों जो है रेज डाली जाती हैं इन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट इस तरीके से क्रॉस सेक्शन में ये सब चीज़ें जो है किरणें डाली जाती हैं और पुट टुगेदर एक साथ डाली जाती हैं, जिसमें एक साथ क्रॉस सेक्शन में जो किरणें डाली जाती हैं पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड, जैसे कि हम ये कह सकते हैं एक यानी कि ब्रेड की कतरनों की तरह एक साथ रेज डाली जाती हैं टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल, यानी कि 3 आयामों वाली पिक्चर लेने के लिए वर्चुअल बॉडी, 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर 3 आयामों वाला शरीर बनाया जा सके, यानी कि 3 एंगल से, यानी कि हैविंग लेंथ, ब्रेथ, हाइट, हैविंग वॉल्यूम्स, इसके द्वारा एक ऐसी पूरी बॉडी को यानी कि 3 आयामों वाला शरीर बनाया जा सके, इस तरीके से पिक्चर ली जाती है। एंड व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टूथ देन एक्सरे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है स्टूडेंट, सीटी स्कैन टूथ के बारे में एक्सरे से अधिक और क्या प्रकट करता है। व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील, क्या खुलासा करता है ऑफ टूथ देन एक्सरे। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, तो क्या यहाँ पर उसके बारे में अभी तक जो 2 सबसे बड़े प्रश्नों का जवाब दे सकता है। एंड कुड इट, क्या ये 2 सबसे बड़े जवाब थे, आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो अभी भी एक लंबे समय से उलझे हुए हैं, उसके बारे में क्या उन 2 बड़े प्रश्नों का जवाब दे सकता है सीटी स्कैन। एंड हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा। एंड हाउ ओल्ड वाज ही, और उसकी उम्र उस समय पर क्या थी एट द टाइम ऑफ द डेथ, मृत्यु के समय पर। किंग टूथ्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट, किंग टूथ की जो मौत थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी, यानी कि शाही स्तर पर एक बहुत बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स स्केल्स, स्टैंडर्ड्स हियर मीन स्केल, यानी कि शाही स्तर पर। ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वो अपने वंश का अंतिम शासक था। एंड हिज फ्यूनरल वाज डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, और उसका जो दाह संस्कार था एक साम्राज्य की मृत्यु का शोर था, यानी कि हिज फ्यूनरल, उसका जो दाह संस्कार था वाज द डेथ, हिज फ्यूनरल वाज द डेथ, डेथ का मतलब है एक अंत था। रेटल, रेटल यानी कि शोर ऑफ डायनेस्टी, डायनेस्टी यानी कि उसके साम्राज्य का, दाह संस्कार एक साम्राज्य की मृत्यु पर एक प्रकार से शोर था, या एक प्रकार से उसका जो फ्यूनरल था मृत्यु का, वो एक प्रकार से उसकी जो साम्राज्य था उस साम्राज्य का रेटल था, यानी कि शोर था। एंड बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे, लेकिन उसके मरने के बाद, एंड इट्स आफ्टरमैथ्स आर अनक्लियर, उसके मरने के बाद जो प्रभावों का जो ब्यौरा है वो अस्पष्ट है, यानी कि बट द पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स का मतलब जो लेखा जोखा है, ऑफ हिज पासिंग अवे, पासिंग अवे का मतलब उसके मर जाने का। एंड इट्स आफ्टरमैथ, इट्स आफ्टरमैथ का मतलब है उसके प्रभावों का, आर अनक्लियर, बिल्कुल अस्पष्ट है। अमेंटोप थर्ड टूथ्स फादर और ग्रैंडफादर, अमेंटोप थर्ड जो था वो टूथ का फादर या ग्रैंडफादर था। वाज अ पावरफुल फेरो, जो एक शक्तिशाली फेरो यानी कि जो मिस्र के राजा हुआ करते थे उनमें से एक था। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, जिसने लगभग 4 दशकों तक शासन किया, यानी कि 40 साल तक लगभग शासन किया। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी, यानी कि 18वीं शताब्दी के उस सुनहरे युग में, हाइट का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट सुनहरे युग में, अपने परिवार में उसने गोल्डन एज तक, यानी कि जो गोल्डन एज थी उस 18वीं शताब्दी की, उसके परिवार में जो सक्सेसर्स में जो उसकी टाइम आया, तो वो लगभग 4 दशकों तक उसने शासन किया। हिज सन, उसका जो बेटा था अमेंटो फोर्थ सक्सेडेड हिम, उसके बाद उसका बेटा अमेंटो फोर्थ उसका उत्तराधिकारी बना। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, और उसने क्या किया कि एक अद्भुत कालों की शुरुआत की।
एंशियंट इजिप्ट का मतलब है प्राचीन मिस्र के इतिहास में अद्भुत कालों की शुरुआत की। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, और जो नया फेरो बना था उसने एटन की पूजा को प्रोत्साहित किया। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ आखेंटन। यहाँ पर स्टूडेंट्स उसने क्या किया, मूव द रिलीजियस कैपिटल, फिर उसने क्या है कि जो धार्मिक राजधानी थी उसको बदल करके फ्रॉम द ओल्ड सिटी, उस पुराने शहर से उसको बदल करके ऑफ द थेब्स, थेब्स का जो पुराना शहर था थेब्स का, उस शहर से उसने क्या किया कि धार्मिक राजधानी को थीब्स से बदलकर नए शहर में यानी कि टू द न्यू सिटी ऑफ आखेंटन, यानी कि आखेंटन जो नया शहर था, नए शहर आखेंटन को राजधानी बना लिया था। नॉन एज अ अमरना, जिसे आज अमरना के नाम से जाना जाता है। एंड ही फार्दर शॉक द काउंट्री बाय अटैकिंग अमुन, और उसने क्या किया स्टूडेंट्स कि जो आज अमरनाथ से प्रसिद्ध है, उसने अमुन एक यानी कि प्रमुख जो देवता था, ही शॉक द कंट्री, उसने ही फर्दर शॉक द कंट्री, उसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया बाय अटैकिंग अमुन, उसने अमुन पर जो यानी कि एक देवता हुआ करता था जिसकी पूजा हुआ करती थी उस पर आक्रमण करके। अब मेजर गॉड जो कि एक मुख्य प्रमुख देवता हुआ करता था, स्मैशिंग हिज इमेज, और यहाँ तक कि उसने उसकी मूर्ति को भी खंडित कर दिया, स्मैश यानी कि तोड़ दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, और उसके जो मंदिर थे, अमुन देवता जिसकी पूजा की जाती थी उस देवता की वो आलोचना करने लगा और उसने उस पर अटैक किया, और उसके बाद उसकी इमेज को भी यानी कि मूर्ति को भी तोड़ दिया और उसके मंदिरों को बंद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये एक प्रकार से बहुत ही भयानक समय था, यानी कि शोकाकुल करने वाला समय था, भय करने वाला समय था। सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर, ऐसा कहा है जॉन रे जॉनसन ने, जो कि डायरेक्टर थे, निर्देशक थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यानी कि शिकागो यूनिवर्सिटी के निर्देशक हैं, रिसर्च सेंटर अन्वेषण केंद्र के इन द लक्सर, लक्सर के अंदर, द साइट ऑफ द एंशिएंट थीव्स। उसने कहा कि जो दृश्य था एंशिएंट थीव्स का, यानी कि जो पुराना जो थीव्स शहर जो था वो वाकई में अब बहुत शोकाकुल हो गया, या ये हम कह सकते हैं कि द साइट ऑफ द एंशिएंट थेब्स, साइट ऑफ द एंशिएंट थेब्स का मतलब है पुराना जो थेब्स कहा जाता था उस दृश्य में या उस जगह पर, उस भूभाग पर, जो अन्वेषण केंद्र के जो डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो हैं, उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार से जो एंशिएंट थेब्स था वहाँ एक प्रकार से भयानक समय आ गया था, क्योंकि जो नया राजा बना था उसने जो है अमुन देवता की मूर्ति को तोड़वा दिया था। एंड द फैमिली दैट हैड रूल्ड 4 centuries वाज कमिंग टू एन एंड, और रिजल्ट ये निकला कि जो परिवार था, वह परिवार जो अनेकों शताब्दियों से शासन करता आ रहा था, उसका अब अंत हो रहा था। एंड देन आखेंतन वेंट आ लिटिल वैकी, और उसके बाद आखेंतन जो था वो थोड़ा सा पागल हो गया। आफ्टर आखेंतन्स डेथ, आखेंतन की मृत्यु के बाद, अ मिस्टीरियस रूलर, एक रहस्यमय रूलर यानी कि शासक आया, नेम्ड समेन खकरे, जिसका नाम था समेन खकरे, अपीयर्ड ब्रीफली, जो आया तो सही, यानी कि कुछ प्रकट तो हुआ, लोगों के सामने तो आया, राजा तो बना। एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस, और उसने मुश्किल से ही कोई चिन्ह छोड़ा, और उससे पहले ही वो लुप्त हो गया। एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस, यानी कि उसने मुश्किल से ही कुछ राजा के कार्य किए या कोई चिन्ह छोड़े, और वो इससे पहले ही लुप्त हो गया, यानी कि समेन खकरे अपीयर्ड ब्रीफली, आया तो सही, लेकिन देन अ वेरी यंग टूटन खातन टुक अ थ्रोन, फिर उसके बाद टुट नाम के राजा, जो कि टुट के नाम से जाना जाता है, टूटन खातन टुक द थ्रोन, उसने साम्राज्य को संभाला। किंग टुट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, जो कि आज विश्व व्यापक रूप से टुट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम, उस लड़के ने शीघ्र ही अपने नाम को, जो राजा बना था, जो लड़का राजा बना था, उसने शीघ्र ही अपने नाम को चेंज कर दिया था, उसने अपना नाम जो है टूटन खातन
नाम जो है रख लिया। उसने अपना नाम बदल करके, किंग टुट नाम बदल करके उसने टूटन खामुन नाम बदल लिया, लिविंग इमेज ऑफ अमुन। और ये एक प्रकार से अमन की जीवित प्रतिमा था। अमन जो था, अमन देवता, उसकी एक जीवित मूर्ति था ये। एंड बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटन खामुन, लिविंग इमेज ऑफ अमुन। यानी कि जब बालक राजा ने शीघ्र ही अपना नाम बदल लिया, टूटन खामुन रख लिया, और वो अमुन की एक जीवित मूर्ति था। एंड ओवरसा आ रेस्टोरेशंस ऑफ ओल्ड वेज, और उसने पुराने तौर तरीकों से पुनर्स्थापना भी की। एंड ओवरसा आ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। ओल्ड वेज का मतलब है पुराने तौर तरीकों की उसने पुनर्स्थापना भी की। रेस्टोरेशन का मतलब है रीएस्टैब्लिश। एंड ही रिग्न फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। और उसके बाद उसने लगभग 9 सालों तक राज्य किया और फिर अचानक मर गया। ही रिग्न फॉर अबाउट 9 years, उसने 9 साल तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और उसके बाद उम्मीद भी नहीं थी कि वो अचानक मर गया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम और एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, यानी कि उसकी जो ख्याति है, फेम प्रसिद्धि है, उसके संदर्भ की बात करें तो रिगार्डलेस उसकी ख्याति, और द स्पेकुलेशंस अबाउट द फेट, और उसके भाग्य के बारे में जो अटकलें थीं उस पर ध्यान दिए बिना। रिगार्डलेस का मतलब है स्टूडेंट्स हियर यहाँ पर विदाउट नोटिसिंग, बिना ध्यान दिए हुए। टुट इज वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट, यानी कि टुट मिस्र की अनेक मम्मियों में से एक है। अगर हम उसकी ख्याति और उसके भाग्य के बारे में अटकलों की ओर ज़्यादा ध्यान ना दें तो टुट जो है वो एक प्रकार से अनेक मम्मियों में से एक है। टुट इज़ वन मम्मी अमंग मम्मी इन इजिप्ट, मिस्र की मम्मियों में से एक है। बहुत सारी मिस्र की जो मम्मियाँ मिली, यानी कि जो डेड बॉडी मिली। हाउ मैनी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कितनी। नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। अब यानी कि मिस्र की जो मम्मी का जो प्रोजेक्ट है कोई नहीं जानता, कि ये हम कह सकते हैं कि भाई कितनी मम्मियाँ मिली, तो कोई नहीं जानता। हाउ मैनी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, यानी कि जो मिस्र का जो मम्मी प्रोजेक्ट है, विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जिसने 2003 के अंत में गणना आरंभ की थी, यानी कि इन्वेंट्री का मतलब है काउंटिंग करना, उसने आरंभ किया था। हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600, और उसने लगभग जो काउंटिंग की वो 600 हो चुकी थी। सो फार एज, यानी कि इतना लगभग 600 तक मम्मियाँ उन्होंने काउंट कर ली थी। इज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी गिनती जारी है। अभी भी मिस्र में मम्मियाँ मिलती हैं। उस प्रोजेक्ट के तहत वो लोग सर्च कर रहे हैं। द नेक्स्ट फेज, और जो अगला कदम था, नेक्स्ट फेज जो था, एंड स्कैनिंग द मम्मीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। अब जो अगला कदम था कि मम्मियों की स्कैनिंग उस पोर्टेबल सीटी मशीन से करना, जिसे नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और उसके निर्माता सीमेंस द्वारा दान में दी गई थी। स्टूडेंट, जो अगला कदम था, नेक्स्ट फेज था स्कैनिंग द मम्मीज, मम्मियों को स्कैन करना था विद अ मशीन, यानी कि कंप्यूटिंग टोमोग्राफी की जो मशीन होती है, डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफी, और जिसे डोनेट किया था, यानी कि दान दिया था नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा, और जिसके निर्माता थे सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। एंड द किंग टुट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू द स्कैन, और वह अपने देशवासियों के आगे जो टुट जो था, जो टुट किंग इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज, यानी कि उन सभी मम्मियों में से पहली मम्मी है जो टू बी स्कैन इन डेथ, जिसका मृत्यु और जीवन दोनों में जिसकी जो है सीटी स्कैन किया गया था। किंग टुट इज वन ऑफ द मोस्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, यानी कि जीवन और मृत्यु में, यानी कि कितने साल तक वो जिया या उससे पहले क्या उसके साथ घटना हुई या उसकी मृत्यु कैसे हुई, उन दोनों में उसका स्कैन किया गया। एंड द मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन,
और वो अपने देशवासियों के आगे शाही अंदाज में बढ़ा रहा हो, यानी कि बढ़ रहा था वो एक प्रकार से, मूविंग रेगुलरली अहेड, वो अपने कंट्री मैन यानी कि अपने जो देश वासियों के सामने शाही अंदाज में वो बढ़ रहा था और अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बारे में सीटी स्कैन करना था। A CT मशीन स्कैन द मम्मी हैड टू टो। सीटी स्कैन मशीन ने, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो मशीन थी उसने मम्मी के यानी कि टूट की मम्मी के सर के से लेकर के टोज तक, हेड टू टोज तक स्कैन किया एंड क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन। और उसने जब सीटी स्कैन किया गया तो 1700 डिजिटल एक्सरे तस्वीरों का निर्माण क्रॉस सेक्शन में करते हुए किया गया। एंड टुट्स हेड, टुट के सर का स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर, और जिसको जब स्कैन किया जा रहा था तो 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस में टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। तो यानी कि ये हम कह सकते हैं कि सिर का स्कैन 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में किया गया ताकि उसकी जटिल रचना को दर्ज किया जा सके, यानी कि स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। इंट्रिकेट स्ट्रक्चर का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर जटिल, पेचीदा, पेकुलर जो स्ट्रक्चर्स थी, यानी कि उन जटिल, ये कह सकते हैं कि जटिल संरचना को, उसकी रचना को दर्ज किया जा सके, इसलिए उसको 0.62 मिलीमीटर टुकड़ों में उसका जो है सीटी स्कैन के द्वारा टुकड़ों में उसका जो है स्कैन किया गया और उसको जो है दर्ज किया गया, उसकी पिक्चर्स ली गई छोटी छोटी एंड टेक्स ऑन इरी डिटेल। और इसके बाद परिणाम स्वरूप जटिल रचना को परिणाम स्वरूप रिजल्ट ये निकला कि इन द रिजल्टिंग इमेज, और टेक्स एंड इरी का मतलब जटिल रचना को, फिर उसके बाद इरी डिटेल का मतलब है यहाँ पर दर्ज कर लिया गया जो इमेज जो निकली विद टूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड। इसी प्रकार से टूट की पूरी बॉडी का, जैसे सर का 0.262 मिलीमीटर के टुकड़ों में किया गया, छोटे छोटे पिक्चर्स बनाई गई एक्सरा करके, इसी तरीके से पूरी बॉडी को भी इसी तरीके से रिकॉर्ड किया गया, उसके भी चित्र जो है लिए गए। अ टीम ऑफ द स्पेशलिस्ट, और जो वहाँ पर टीम जो है स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, तो इसमें जो जिन्होंने काम किया था वो रेडियोलॉजी और फोरेंसिक्स यानी कि अपराध विज्ञान और एनाटॉमी विज्ञान यानी कि शारीरिक विज्ञान के जो विशेषज्ञ थे, बिगिन टू प्रोव द सीक्रेट्स, जब उन्होंने एग्जामाइन करना, निरीक्षण करना शुरू किया उन रहस्यों का, यानी कि विशेषज्ञों ने जब उसकी जांच पड़ताल की रहस्यों की, दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ अ गिल्डेड, तो रिजल्ट ये निकला कि ब्यूरल सेराइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, यानी कि जिससे सोने से जड़ित कब्र की पंखों वाली देवी ने इतने समय से इसे बचाकर रखा था। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर टूट की पूरी बॉडी को रिकॉर्ड कर लिया गया। एक टीम जो है स्पेशलिस्ट की, विशेषज्ञों की, जो रेडियोलॉजी और अपराध विज्ञान और शारीरिक विज्ञान के जो विशेषज्ञ थे, उनके एक दल ने क्या किया, जो फोरेंसिक थे, एनाटॉमी थे, बिगेन टू प्रोव द सीक्रेट्स, उन रहस्यों को, एक प्रकार से रहस्यों पर जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। दैट द विंग्ड गॉडेस, जिसे उस पंखों वाली देवी ने, ऑफ आ गिल्डेड, गिल्डेड का मतलब है जो सोने से जड़ी हुई थी, ब्यूरल सेराइन, सेराइन का मतलब वैसे यहाँ पर कब्र कह सकते हैं, जो सोने से जड़ित कब्र की पंखों वाली जो देवी थी, जिसने उसे प्रोटेक्ट किया था, प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, जिसने इतने लंबे समय से इसे बचाकर रखा गया था, उसका सीटी स्कैन किया गया। द नाइट ऑफ द स्कैन, अब यानी कि स्कैन की जो रात थी, वर्कमैन कैरिड टूट, अब जब रात आ गई जब स्कैन करने की, तो उस रात को जो है वर्कमैन कैरिड टूट, यानी कि जो काम करने वाले थे, वो श्रमिक जो थे, वो लेकर के आ गए टुट को फ्रॉम द टॉम, उस मकबरे से, इन हिज उसके बॉक्स में, उसकी कब्र से लेकर के उसको एक बक्से में लेकर के आ गए। लाइक द पाल बियरर्स, जैसे कि कोई पालकी उठाता है, इस तरीके से वो उसे उठाकर लाए। एंड दे क्लाइम्ड अ रैम्प, उसके बाद फिर वो एक रैम्प पर, यानी कि फिर जो है एक ढलान पर, एंड फ्लाइट ऑफ द स्टेयर्स, और फिर सीढ़ियों पर चढ़ कर के इनटू द स्वेरलिंग सैंड आउटसाइड, और फिर उस पर चढ़ करके भंवरों की तरह चक्कर खाती हुई रेत में वो आए, यानी कि जो भंवर की तरह एक प्रकार से, क्योंकि ताबूत के अंदर रेत बिखरी हुई थी तो उसमें से रेत निकल रही थी, तो वो उसमें से आए।
देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ कि जो रात जो स्कैन करने की आ गई थी, जिस रात को उसका स्कैन होना था, तो वर्कमैन यानी कि जो पालवीरर थे, जो श्रमिक थे, वो कैरेट टूट को ले आए फ्रॉम द टॉम से निकाल करके इन इस बॉक्स, उसके एक बॉक्स में, जहाँ पर कार्टर ने उसको सेल्ड अवे किया था छेनी से तोड़ करके, और फिर पैडिंग लगा करके उसको जो है उस ताबूत में रेत बिछा करके उसके ऊपर उसे रख दिया था, फिर पैडिंग लगा दी थी जहाँ से उसे तोड़ा गया था। तो पाल बीरर की तरह दे क्लाइम्ड, वो चढ़े एक रैंप पर चढ़ने के बाद में फ्लाइट ऑफ द स्टेयर, उसके बाद फिर वो सीढ़ियों पर चढ़े इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, जिसमें क्या है कि ताबूत के अंदर रेत भरी हुई थी, तो वो छन रही थी, यानी कि अर्थात गिर रही थी, बाहर आ रही थी। एंड देन रोज अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर, फिर उसके बाद वो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उसे ट्रेलर में ले गए इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें स्कैनर रखा हुआ था, यानी कि जो सीटी स्कैन की मशीन रखी गई थी। 20 मिनट्स लेटर 2 मैन इमर्ज्ड, और 20 मिनट के बाद 2 आदमी बाहर आए। अब क्या हुआ कि 20 मिनट के बाद 2 आदमी बाहर आए एंड स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय। स्प्रिंटेड का मतलब है यहाँ पर, और वो तेजी से दौड़ करके फिर सीधे ऑफिस, पास वाले ऑफिस में गए एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और फिर वो 2 सफ़ेद प्लास्टिक के पंखों के साथ वापस आए, यानी कि जो फैन लेकर के आए, 2 फैन लेकर के आए। द million dollar scanner had quit because of sand in a cooler fan। अब हम ये कहेंगे कि जब वो 2 फैन के साथ आए तो ठंडा करने वाले पंखों में रेत भर जाने के कारण $10 लाख वाला स्कैनर भी बंद हो गया था। द $1 मिलियन, यानी कि मिलियन का मतलब है 10 लाख समथिंग जो डॉलर होते हैं, $10 लाख में खरीदा गया जो स्कैनर था, सीटी स्कैन की जो मशीन थी, हैड क्वाइट का मतलब है शांत हो गई, काम करना बंद कर दिया, आउट ऑफ ऑर्डर हो गई, बिकॉज ऑफ सैंड, रेत की वजह से, इन अ कूलर फैन, क्योंकि उसके कूलर के पंखों में, ठंडा करने वाले पंखों में रेत फंस गया था, क्योंकि टुट की बॉडी को रेत में रखा गया था। और कर्स ऑफ द फेरो, और अब हम यहाँ पर कहेंगे कि फेराओ का शाप, एंड जोक द गार्ड नर्वसली, वहाँ पर जो एक रक्षक खड़ा था उसने घबराते हुए मजाक करके कहा कि ये फेरो का शाप पड़ गया है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क वेल, और अंत में जो सब्स्टिट्यूट का मतलब है जो बदले गए, उसके अलावा जो दूसरे अन्य 2 फैन लगाए गए थे, उन्होंने शुक्र है काम करना शुरू कर दिया। वर्क वेल इनफ टू फिनिश, और काम को ठीक तरीके से समाप्त भी कर लिया गया। द प्रोसीजर, यानी कि जो भी प्रोसीजर था उस काम को ठीक तरीके से समाप्त कर लिया गया। तब तक उन पंखों ने, जो अतिरिक्त पंखे लगाए थे, उन्होंने काम किया। एंड आफ्टर चेकिंग दैट नो आइडिया हैड लॉस्ट, और इसके बाद कोई भी सूचना गुम नहीं हुई। एंड नो डेटा आफ्टर चेकिंग दैट नो डे, चेकिंग करने के बाद जब इसकी जांच पड़ताल कर ली गई तो कोई भी लेखा जोखा हैड बीन लॉस्ट, कुछ गायब नहीं हुआ। द टेक्नीशियंस टर्न टूट ओवर टू द वर्कमैन, यानी कि जो तकनीकी विशेषज्ञ थे उन्होंने टुट को काम करने वालों को सौंप दिया। एंड हु कैरिड हिम बैक टू द टॉम, और जो कि वापस उसे मकबरे में ले गए। यहाँ पर स्टूडेंट 2 फैन जो लगाए गए थे, शुक्र है जब तक काम समाप्त हुआ तब तक उन पंखों ने, जो अतिरिक्त पंखे लगाए गए, तब तक काम किया और वो चलते रहे। और कोई भी डेटा जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था, जो पिक्चर्स ली थी सीटी स्कैन के द्वारा, तस्वीरें जो ली थी, उनका जो निर्माण किया गया था क्रॉस सेक्शन करते हुए टूट के सिर का या उसकी पूरी बॉडी का, तो वो भी वहाँ पर सेव रहा। शुक्र है कि वो ख़राब नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि टुट ओवर टू द वर्कमैन, यानी कि द टेक्नीशियन टर्न टुट ओवर टू द वर्कमैन, जो टेक्नीशियन थे, तकनीकी थे, तकनीकी विशेषज्ञ जो थे, उन्होंने क्या है कि सौंप दिया उन काम करने वाले, यानी कि श्रमिकों को सौंप दिया। एंड हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, जो वापस उसे टॉम को, उस टुट को टॉम में वापस ले गए। एंड लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, अब उसके ताबूत से बाहर निकलने के बाद लगभग 3 घंटे से भी कम समय में जो है द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस, ये जो फेराओ था, यानी कि टुट की जो डेड बॉडी थी, या टुट जो राजा था, वो फिर दोबारा से शांति से उसी स्थान पर, वेयर द फ्यूनरी प्रिस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, यानी कि उसे वहाँ पर उसी वापस स्थान पर लिटा दिया गया जहाँ उसे दफन करने वाले पुजारियों ने उसे पहले उसको लिटाया था।
back trailer, a technician pulled up astonishing image of Tut on a computer screen ट्रेलर में वापस आकर एक तकनीकी विशेषज्ञ ने बैक इन द ट्रेलर के तकनीकी विशेषज्ञ ने वापस आकर के ट्रेलर में देखा कि एक टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज, कि एक तकनीकी विशेषज्ञ ने टुट को हैरान कर देने वाली तस्वीर, टुट की जो हैरान कर देने वाली जो तस्वीर थी, एस्टोनिशिंग इमेज टुट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर खींची। यानी कि एक तकनीकी विशेषज्ञ ने टुट की हैरान कर देने वाली तस्वीर कंप्यूटर स्क्रीन पर खींची। अ ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। अब ये निकला कि एक भूरे रंग के सर ने बिखरे हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर आकार ले लिया। यानी कि अ ग्रे हैड टुक शेप, यानी कि जो ग्रे कलर जो पिक्सल्स में बिखरा हुआ था उस स्क्रीन पर, वो और एक आकृति बन गए। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। और इसके बाद तकनीकी विशेषज्ञ ने उसे हर दिशा में घुमाकर और पलट कर देखा, यानी कि टिल्टेड करके देखा और उसको जो है टर्न करके देखा। एंड नेक वर्टिब्रे appeared as clearly as in an anatomy class। और यहाँ पर गर्दन और रीढ़ की हड्डी उसकी साफ दिखाई दी, जितना कि एक शारीरिक विज्ञान कक्ष में दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दी, एज इन एन एनाटॉमी क्लास, जैसे कि एक एनाटॉमी क्लास में दिखाई देती है। ऑपरेशन थिएटर में जो इमेज दिखाई देती है, यानी कि जो डेड बॉडी जिस तरीके से दिखाई देती है, कोई भी वहाँ पर एक एक क्लियर चीज़ दिखाई देती है, वहाँ अपनी रोशनी होती है। तो एनाटॉमी क्लास में जैसे हर चीज़ बहुत ध्यान से एक एक वेन को भी दिखाया जाता है, इतनी बढ़िया लाइट और कैमरा होते हैं, तो इस तरीके से एकदम से स्पष्ट दिखाई दे रही थी रीढ़ की हड्डी और गर्दन, जो कि अदर इमेजेस रिवील्ड आ हैंड, और इतनी साफ दिखाई दी जितना कि एक शारीरिक विज्ञान कक्ष में दिखाई देती है। और अन्य दूसरे चित्र में एक जो हाथ था, अदर इमेज रिवील्ड आ हैंड, और दूसरी इमेज में एक खुलासा हुआ कि एक हाथ एंड सेवरल व्यूज ऑफ द रिव केज, और पसलियों के बीच का जो ढांचा था, और इसके बाद ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल, और खोपड़ी का जो मध्य भाग दिखाई दिया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, परंतु अब जो तनाव था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर वापस बैठते हुए, जाही हवास स्माइल्ड, जाही हवास अब मुस्कुराया, विजिबली रिलीव दैट, और अब ऐसे लग रहा था स्पष्ट रूप से कि अब वो बड़े चैन से है, आराम से है। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि अब कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। आई डेंट स्लिप लास्ट नाइट, अब मैं पूरी रात भर पिछले रात बिल्कुल भी नहीं सोया। एंड नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोया। ही सैड, यानी कि जाही अब्बास ने कहा कि मैं एक मिनट भी पूरी रात भर पिछली रात को नहीं सोया। आई वॉज सो वरिड, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था। बट नाउ, परंतु अब मैं, आई थिंक, मैं समझता हूँ कि आई विल गो एंड स्लिप, अब मैं जाऊँगा और सो जाऊँगा। एंड बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, और बाय द टाइम, इस समय पर, वी लेफ्ट द ट्रेलर, अब हमने अपने उस ट्रेलर की जो वी लेफ्ट द ट्रेलर, हमने उस ट्रेलर को छोड़ दिया। एंड डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, और इसके बाद अब हम धातु की सीढ़ियों से उतरकर उस रेतीले मैदान में आ गए। डिसेंडिंग, उतरते हुए, मेटल यानी कि जो धातु की बनी हुई जो सीढ़ियाँ थी, टू द सैंडी ग्राउंड, अब हम जमीन पर आ गए, रेतीले मैदान पर आ गए। वहाँ से उतर करके द विंड हैड स्टॉप्ड, और हवा जो है अब चलनी बंद हो गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड, अब जो विंटर यानी कि सर्दी की जो ठंडी हवा थी वो वाज एंड स्टिल, कोल्ड एंड स्टिल, वो बहुत ठंडी थी और शांत लेटी हुई थी। ऐसे लग रहा था लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि मृत्यु की तरह एकदम से वो शांत लेटी हुई हो। यानी कि इस मृतक की घाटी में सर्दियों की जो ठंडी हवा थी शांत लेटी हुई थी, लाइक डेथ इटसेल्फ। एंड इन दिस वैली ऑफ द डिपार्चर्ड, डिपार्चर्ड का मतलब है मृतकों की इस घाटी में। एंड लस्ट above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the concentration that the ancient Egyptian knew as the soul of the Osiris, or known as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर टुट के मकबरे के प्रवेश द्वार पर तारामंडल, जिसको हम
ओराइन कहते हैं यानी कि मृग कहते हैं, वो खड़ा हुआ था, जैसे कि सप्तऋषि जिसको कहा जा सकता है कि एबव द एंट्रेंस यानी कि जो अंदर घुसने का जो रास्ता था मकबरे का, उसके बिल्कुल ऊपर टूट के टॉम का जो एंट्रेंस था स्टूड ओरियन, उसके ऊपर जो है ओरियन बना हुआ था, यानी कि सप्तऋषि बनाया हुआ था या तारामंडल जिसको हम ओराइन कहते हैं, मृग कहते हैं, वो न्यू एज द सोल ऑफ ओरिसिस, और जिसे एक प्रकार से मृत्यु के बाद का देवता कहा जाता है, ओरिसिस कहा जाता है। मिस्र, प्राचीन मिस्रवासी उसे ओरिसिस कहते हैं, जो मृत्यु का देवता उसे समझते हैं। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ यानी कि मृत्यु के बाद का जो देवता था। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और वो उस बालक राजा पर नजर रखे हुए था, यानी कि जो उस आत्मा के नाम से जाना जाता है, जो यानी कि ओरिसिस जो मृत्यु के बाद का जो देवता है उसकी आत्मा के नाम से जाना जाता है, और वह बालक राजा पर नजर रखे हुए था। स्टूडेंट्स, इट्स सोर्स वाज द नेशनल ज्योग्राफी वॉल्यूम 207 नंबर 6 also. Students, I hope that you have understood it very well, or if you have learnt and understood it very well, kindly like and subscribe my channel Khushinder Sir Classes. Thank you and have a nice day, students.